एक ऐसी चीज जो अदृश्य रहते हुए भी लोगों की जेब काट लेती है, जो दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों के बीच सदियों से कौतूहल की वजह है, जिसे आइंस्टाइन ने सबसे मुश्किल विषय बताया और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मृत्यु जितना अनिवार्य सत्य। ऐसा सत्य कि राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आ गया, पगड़ी वाले नवरत्नों की जगह सफारी सूट वाले अधिकारी आ गए, अनाज और सोने के सिक्कों की जगह कागज के नोट आ गए, पर यह चीज वजूद में बनी रही। बात कर रहे हैं हम महसूल, कर, मालगुजारी, शुल्क या कि टैक्स की। जब कोई नहीं था तो भी टैक्स था, जब कोई नहीं होगा तो भी टैक्स होगा। अक्सर कर के साथ भय का भाव जुड़ जाता है, लेकिन अपने देश में इस बार का आम बजट करदाताओं के लिए राहत लेकर के आया है। बजट ऐसा दीजिए जामे बटुआ भर जाए, ताई भूखी ना रहे, रिबेट भी मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कम टैक्स लगाना संपन्नता का सूचक है? क्या दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में टैक्स की दरें कम हैं? कौन से देश ऐसे हैं जहां जीरो इनकम टैक्स है ही नहीं इनकम टैक्स, और वजह क्या है इसकी? और क्या कभी भारत में इनकम टैक्स जीरो भी हो सकता है? नमस्कार, अपन है कुलदीप। आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। पहले ये समझिए कि सरकार ने बजट 2025-26 में इनकम टैक्स पर इतनी बड़ी छूट क्यों दी है। कारण है हाउस होल्ड कंजम्पशन में गिरावट। यू के चीज़ है भाई साहब, हाउस होल्ड कंजम्पशन यानी कि घरेलू खपत, यानी दाल, चावल, साबुन, रोज़मर्रा की चीज़ें, आपके घर में जो फ्रिज है, जो टीवी है या जो कार है जो आपके पास, ये जो बड़े सामान है, इनको मिला करके जो घर में होने वाला खर्च है उसको हाउस होल्ड कंजम्पशन कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में 60% हिस्सेदारी हाउस होल्ड कंजम्पशन की ही है। लोग खर्च कम कर दें अगर तो इकोनॉमी हिलने लगती है। कैसे? कंजम्पशन घटने से पूरी इकोनॉमी में डिमांड घट जाती है। जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो फैक्ट्रियों में बनेगा क्या? इससे क्या होता है? उद्योगों को घाटा होता है। घाटा होता है तो होती है नौकरियों की कमी, और जिससे बढ़ती है बेरोजगारी, जिससे फिर से हाउस होल्ड कंजम्पशन कम हो जाता है। तो एक विशियस साइकिल, एक कुचक्र, दुष्चक्र बन जाता है। तो भैया कैसे इंश्योर करें कि हाउस होल्ड कंजम्पशन ट्रैक पर रहे? बढ़िया तरीका इसका यह है कि लोगों की जेब में पैसा डालो। पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था को टॉनिक मिलेगा। टैक्स रिबेट यानी टैक्स में छूट यही काम करती है। हाथ में पैसा बचता है और इससे बढ़ती है डिमांड। दिल कहता है कि तब तो टैक्स रिबेट बहुत अच्छी चीज़ है यार, लगातार मिलती रहनी चाहिए। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। अगर सरकार का टैक्स कलेक्शन नीचे आ जाए तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इतनी बड़ी टैक्स छूट के बाद भी सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो मित्रों, अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, लाफर कर्व। आपने वो कहावत सुनी होगी कि ज़्यादा लालच करोगे तो हाथ भी जल सकता है। टैक्स के मामले में ये कहावत एकदम परफेक्ट बैठती है। लाफर कर्व ये कहता है कि सरकार का टैक्स बढ़ाते जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा। आप जितना ज़्यादा टैक्स लगाओगे, लोग भी टैक्स चोरी के उतने ज़्यादा रास्ते ढूंढने लगेंगे। लार्जर पिक्चर में ये डर भी रहता है कि लोग डीमोटिवेट होकर के काम ही छोड़ने लगें। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि टैक्स स्लैब इस तरह से सेट किए जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ITR फाइल करें, उनकी संख्या बढ़े, उन पर बोझ ना बढ़े, तभी सरकार भी अच्छा रेवेन्यू कमा पाएगी। यहीं से अगला सवाल पैदा होता है कि क्या सरकार ऐसा मध्य मार्ग निकाल पाई है, बीच का रास्ता निकाल पाई है, या अतीत में निकालती रही है? पिछले 4 वर्ष में सरकार ने टैक्स में काफ़ी बदलाव किए हैं। टैक्स कम किया है अलग अलग मोर्चों पर, खासकर इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो कंपनियों पर लगाया जाता है। इसका असर क्या हुआ? 2021-22 के मुकाबले 2025-26 के बजट अनुमान को देखें तो कॉरपोरेट टैक्स में 52% और इनकम टैक्स में 106% की बढ़त हुई है। यानी टैक्स घटने के बाद भी तेजी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसके साथ ही टैक्स देने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। जैसे 2021-22 में करीब 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते थे, 2023-24 में ये संख्या 3 करोड़ 19 लाख हो गई। अब ये बात पूरी तरह प्रूफ तो नहीं, साबित तो नहीं की जा सकती कि इनकम टैक्स कलेक्शन और टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ने में लाफर कर्व कॉन्सेप्ट का ही हाथ है, लेकिन थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स इसमें लाफर कर्व की भूमिका को स्वीकारती है। तो ये एक प्रारूप हुआ। इसे अलग अलग थिंकर्स या इकोनॉमिस्ट कैसे लागू करने का सुझाव देते हैं, ये समझ लेते हैं। सरकारों के टैक्स लगाने को किस तरह समझा जाए? कुछ लोग टैक्स को मजबूरी समझते हैं, कुछ लोग विकास की कुंजी मानते हैं। टैक्स सिस्टम निर्भर करता है सरकार की आर्थिक नीति पर, जनता की ज़रूरत पर और इकोनॉमी की दिशा पर।
इसे समझने के लिए कुछ थ्योरीज हैं, सब तो नहीं बता पाएंगे, कुछ बताते हैं। पहली है क्लासिकल लिबरलिज्म। 17वीं 18वीं सदी के दो बड़े अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक हुए, एडम स्मिथ और जॉन लॉक। टैक्स के मामले में उनका फंडा क्लियर था, सरकार का काम सिर्फ बुनियादी सुविधाएं देना है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी चीज़ों में सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और टैक्स सिर्फ तभी लगना चाहिए जब वो बदले में कोई सीधा फायदा उसके बदले दे रही हो सरकार। इसे बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन भी कहते हैं, यानी सिर्फ जिसको फायदा हो रहा है वही टैक्स चुकाए। टैक्स के इस तरीके में दो बड़े फायदे गिनाए जाते हैं। पहला फायदा ये कि सरकार का खर्च सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर होगा। दूसरा ये कि लोगों के पास पैसा होगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जिससे बिजनेस बढ़ेंगे और इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी रहेगी। लेकिन इस नीति का एक नुकसान भी है। अगर लोग सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक टैक्स देंगे तो गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं कहाँ से आएंगी, कैसे चलेंगी? अचानक आए आर्थिक संकट से सरकार अर्थव्यवस्था को बाहर कैसे निकालेगी? यही कारण है कि विकासशील देश इस मॉडल को अपनाने से बचते हैं। इन देशों में गरीबी और बेरोजगारी होती है, बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से सरकार को टैक्स लगाना पड़ता है। तो ये थ्योरी यहाँ पर आकर के फंसती है। अगली थ्योरी की बात करते हैं, वो है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। इस थ्योरी के हिसाब से जो अमीर हैं वो ज़्यादा टैक्स दें साहब, ताकि गरीबों को भी अच्छी सुविधाएं मिल सकें। इसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील कर व्यवस्था कहा जाता है। ज़्यादातर देश, चाहे वो विकासशील हों या विकसित, इस टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। सरकार को ज़्यादा फंड मिलेगा, इससे गरीबों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और इनकम गैप कम होगा, जिससे समाज में आर्थिक संतुलन भी बना रहेगा। इसका एक नुकसान भी है, ज़्यादा टैक्स जो है वो लोगों को डिमोटिवेट कर सकता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। अब गरारी वहीं आकर फंसती है कि अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो गरीबों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अमीर डिमोटिवेट हो सकते हैं या मिडिल क्लास डिमोटिवेट हो सकता है। इससे सामाजिक सुधार तो हो सकता है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अगर टैक्स कम होगा तो लोग ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन सरकार के पास ज़रूरी सुविधाओं के लिए पैसा नहीं रहेगा, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ेगी। तो कौन सा तरीका इसमें सही है? मजे की बात अब आती है, इसको समझिए। सऊदी अरब, यूएई और सोमालिया के उदाहरणों से। तीनों देशों में 0% इनकम टैक्स है भाई साहब, माने जो कमाया सब आपका। फिर सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सऊदी अरब और यूएई में सरकार बजट का पैसा टैक्स से नहीं, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट्स, ऑयल रिजर्व्स और कई अन्य नॉन टैक्स संसाधनों से कमाती है। कितना पैसा? लगभग साल 2022 में सऊदी अरब का कुल बजट 27,43,000 करोड़ रुपए था। इसमें आमदनी में 70% हिस्सा इन्वेस्टमेंट, ऑयल रिजर्व और दूसरे नॉन टैक्स संसाधनों से आया था। 22% हिस्सा सामान, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स से आया था, गुड्स एंड सर्विसेज पर। जबकि 2020 में यूएई का कुल बजट 8,09,000 करोड़ रुपए था। इसमें से 55% आमदनी भी नॉन टैक्स संसाधनों से हुई थी और 37% हिस्सेदारी सामान और सेवाओं पर लगे टैक्स से हुई थी। माने इन दोनों देशों में कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा या तो सरकार के खुद के उद्योग, इन्वेस्टमेंट से आया, या फिर टूरिज्म, सर्विसेज, तंबाकू, ड्रिंक्स जैसी चीज़ों पर लगे वैट से। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों के पास एक नेचुरल एडवांटेज है, तेल के कुएं। इससे आता है बेशुमार पैसा। ये पैसा दुनिया भर में इन्वेस्ट होता है, तभी यहाँ देश चलाने के लिए नागरिकों पर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हर देश के पास तेल के कुएं नहीं होते लक्ष्मण, तो वहाँ काम कैसे चलता है साहब? सोमालिया में भी इनकम टैक्स 0% है, लेकिन यहाँ की सरकार इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि डोनेशन के हिसाब से काम करती है। 2024 में देश की आमदनी का 68% हिस्सा विदेशी डोनेशन से, दान से आया था। अपने यहाँ का उदाहरण लेते हैं। हमारे यहाँ सरकार की निर्भरता ही इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स पर है। दोनों का कुल जोड़ बजट का 35 से 40% हिस्सा है और नॉन टैक्स संसाधनों और इन्वेस्टमेंट से तो सिर्फ 10% के करीब आमदनी सरकार की होती है। अब एक बार उन देशों का हाल भी देख लेते हैं जो हचक कर टैक्स लगाते हैं। स्वीडन और जापान। जापान में इनकम टैक्स करीब 55% है, लेकिन जापान एक विकसित देश है। ये सिर्फ टैक्स पर निर्भर नहीं रहता। 2024 में इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा कुल बजट का सिर्फ 31% रहा जापान में। भले ही जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वहाँ के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। स्वीडन की सरकार की करीब 90% से ज़्यादा कमाई टैक्स से ही होती है। भले ही इतना टैक्स लेकर के स्वीडन की सरकार अच्छी नागरिक सुविधाएं देती है, लेकिन फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हिसाब से ये स्थिति भी किसी देश के लिए आदर्श नहीं है। क्योंकि अगर कभी कोई वैश्विक समस्या आकर के खड़ी हुई, जैसे कि कोविड-19 या 2008 की मंदी, तो आपके देश में लोगों की जेब में पैसा नहीं रहेगा और सरकार इस हालत में संभवतः नहीं होगी कि नागरिक सुविधाएं लंबे समय तक दे पाए। एक संगठन है OECD,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 38 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कई विकसित और आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश इसमें शामिल हैं, जैसे कि जापान है, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, तुर्की है। OECD हर साल अपने सदस्य देशों के लिए इंटरनेशनल टैक्स कॉम्पिटिटिव इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट छापता है। ये रिपोर्ट इन 38 देशों को टैक्सेशन के बोझ के आधार पर रैंक करती है, रैंकिंग निकालती है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 देश, एस्टोनिया, लातविया और न्यूजीलैंड, सबसे कम टैक्स वसूलने वाले OECD देश थे। इसके अलावा कई बड़े देश जैसे कि इजराइल 10वें स्थान पर था, अमेरिका 18वें स्थान पर और यूनाइटेड किंगडम 30वें स्थान पर, फ्रांस था 36वें स्थान पर। सवाल उठता है कि इन 38 देशों की तुलना में भारत में टैक्स कितना कम या अधिक है। भारत में मैक्सिमम इनकम टैक्स है 30%। इसकी तुलना 38 OECD देशों से करें तो केवल 2 देश हैं, चेक रिपब्लिक और एस्टोनिया, जहां मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट भारत के मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट से कम है। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में OECD के 38 देशों में से 16 देशों में भारत से कम कॉर्पोरेट टैक्स वसूला जाता है। भारत की कॉर्पोरेट टैक्स दर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में कम है, लेकिन इजराइल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की तुलना में ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जीरो टैक्स लगाना, कम टैक्स लगाना या बहुत ज्यादा टैक्स लगाना, इसमें से कोई भी स्थिति आर्थिक संपन्नता या दरिद्रता की सूचक नहीं है। फिर भी सामान्य समझ कहती है कि भारत जैसे विकासशील देश में टैक्स का बोझ कम होना अच्छा ही है, ताकि लोगों के हाथ में भी पैसा बचे और सरकार के पास भी इतना पैसा हो कि वो देश चला सके। भारत जैसे देश में 0% टैक्स आय असमानता को बढ़ावा देगा, वहीं बहुत ज़्यादा टैक्स लोगों के हाथ से पैसा खींच लेगा और अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। मध्य मार्ग ही टैक्स व्यवस्था की कुंजी है। आसान भाषा में आज इतना ही। इसे लिखा आकाश सिंह ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।